इस वीडियो का उद्देश्य अकाउंट्स को सिर्फ एक थ्योरी सब्जेक्ट की तरह पढ़ाना नहीं है। यहाँ कॉन्सेप्ट्स को इस तरीके से समझाया जाएगा कि आपकी अकाउंट्स पर पूरी पकड़ और मास्टरी हासिल हो। अरे मनन भैया, कॉन्सेप्ट वीडियोस बनाओगे तो व्यूज थोड़े ना आएंगे। क्योंकि मैं वीडियोस व्यूज के लिए नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाता हूँ और ये मेरा प्रोफेशन नहीं, पैशन है। हाय, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने आए हो, वो भी एडमिशन चैप्टर के। तो स्वागत है तुम्हारा इस 7 डे प्लेज के डे नंबर 2 में। टेंशन हो रही है ना? रीवैल्यूएशन अकाउंट का आंसर ही कई बार गलत हो जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के इतने सारे केसेस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के इतने सारे केसेस, और भैया डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की तो बात ही मत करो, उसमें तो हालत खराब हो रखी है। तो इधर आ जरा और मेरी बात सुन। लेकिन चिंता की बात नहीं है, इस एक वीडियो से ना तेरे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा मैं, इस बात की गारंटी। और मेरी गारंटी ना सिर्फ बोलने वाली नहीं होती, मैं मेहनत करता हूं तो तुमसे कह रहा हूं। सिर्फ 10 मिनट के लिए वीडियो देख ले मेरे भाई। ना कोई कॉपी पेन निकालना है, ना तेरे को कोई नोट्स बनाने, सिर्फ आराम से चीजों को सुनना है। ये एक वीडियो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स इतने बढ़िया तरीके से क्लियर करेगा ना, इसके बाद चाहे तुम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, चाहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, चाहे बैलेंस शीट बनाओगे, सारे आंसर तुम्हारे ऐसे मैच होंगे, ऐसे। हे एवरीवन, वेलकम बैक, और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। तो सबसे पहले मेरे भाई, अगर तुमने वीडियो पे लेट क्लिक करा है तो चैनल की प्लेलिस्ट जरा जाके चेक कर लेना। हो सकता है अब तक 7 डे प्लेज सारी की सारी डल चुकी हो। अगर तुमने इस वीडियो पे गलती से भी क्लिक करा है ना, या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे को एडमिशन चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखना, और मैं गारंटी दे सकता हूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज तुम नई सीखने वाले हो। और यही इंपॉर्टेंस है इस 7 डे प्लेज की। तो टाइम नहीं वेस्ट करते और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को। हो सकता है आज हम पहली बार मिल रहे हो सकता है आज तुम मुझसे पहली बार पढ़ने वाले हो। वीडियो की लेंथ तुम्हारे को यहाँ पे दिख रही है कि वीडियो बड़ा है। सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो बहुत ज्यादा कॉमन है, चाहे चेंज इन पीएसआर चैप्टर है, चाहे एडमिशन आए, चाहे रिटायरमेंट है, या चाहे डेथ है। कुछ चीजें हैं जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये ना कॉमन टॉपिक्स हैं, और सबका ट्रीटमेंट इन तीनों चैप्टर में या इन चारों चैप्टर में तुम कह सकते हो सेम रहने वाला है। लेकिन इन सभी चैप्टर का जो ट्रीटमेंट है वो डिसोल्यूशन चैप्टर में अलग रहता है। इसीलिए ये 7 डे प्लेज बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि तुम्हें पता चले कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कुछ चैप्टर्स में तो सेम है, लेकिन सिर्फ एक डिसोल्यूशन चैप्टर ऐसा है जहां पे इन सभी टॉपिक्स का ना पूरा का पूरा ट्रीटमेंट ही डिफरेंट है। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, और सबसे पहले समझेंगे कि ये जो डिफरेंट रिजर्व्स, डिफरेंट लॉसेस हमारे को गिवन होते हैं हमारी बैलेंस शीट में, उनको कैसे हमें ट्रीट करना है डिफरेंट केसेस में। सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो तुम्हें बैलेंस शीट गिवन होगी ना, उसकी एसेट्स में इन चीजों को ढूंढना। गुडविल हो, चाहे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो, या फिर P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो। देखो यहाँ पर डेबिट बैलेंस वर्ड चाहे लिखा हो चाहे ना लिखो, मान के चलना अगर एसेट्स वाली हेडिंग में, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में एसेट्स वाली हेडिंग में इनमें से कोई भी चीज है वो क्या मानी जाएगी? लॉस मानी जाएगी। सिमिलरली ये जो रिजर्व लिखे हैं इसमें से कोई भी तुम्हें अगर लायबिलिटी साइड पे तुम्हारे क्वेश्चन में मिल गया तो ये माना जाएगा प्रॉफिट। अब आपको ये समझना मेरे भाई, अगर प्रॉफिट है तो उससे कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, तो उसकी एंट्री कहां होगी? पार्टनर की क्रेडिट साइड में। सिमिलरली अगर लॉस है तो उससे कैपिटल अकाउंट गिरता है, तो एंट्री कहां होगी? डेबिट साइड में। जैसा मैंने अभी बताया, ये जो प्रॉफिट्स हैं ये कैपिटल बढ़ाते हैं, तो एंट्री कहां होगी? क्रेडिट में। और ये सारी चीजें आ जाएंगी बाय वाली साइड पे, और रेशो कौन सी होगी? ओल्ड रेशो। सेम वे में जो एसेट्स में तुम्हारे को चीजें गिवन है, गुडविल, डेफर्ड रेवेन्यू वगैरह वगैरह, ये सारी जाएंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में, क्योंकि इससे कैपिटल गिरती है। और रेशो याद रखना, ओल्ड रेशो। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जर्नल एंट्री कैसे करनी है। तो जर्नल मेरे भाई बहुत हाई चांसेस है कि तुम्हारे को खाली जर्नल एंट्री भी आ जाए पेपर में। तो सिर्फ एक बात याद रखना, अगर प्रॉफिट है ना, अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट का मतलब है कोई भी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर वो बांटना है ना, तो जर्नल एंट्री में कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट कर देना क्रेडिट, और दूसरी चीज अपोजिट में डाल देना। अपोजिट मतलब डेबिट में डाल देना। यानी कि ऐसे जो भी तुम्हारे को कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट है उसको करा क्रेडिट, ठीक है, और सारी की सारे जो भी रिजर्व्स हैं, चाहे P&L है, कुछ भी, उसको तुमने करना है जर्नल में डेबिट। और रेशो याद रखना, ओल्ड रेशो। सिमिलरली ना तुम्हारे को ये समझ में आना चाहिए, कोई भी घाटा ना कैपिटल कम करता है, और कैपिटल जब भी कम होती है तो जर्नल में कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट करा जाता है डेबिट। यानी कि ऐसे जब भी लॉस होगा कैपिटल अकाउंट करेंगे डेबिट, और जितनी भी घाटे वाली चीजें हैं, चाहे गुडविल है,
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, P&L अकाउंट है, ये सारी चीजें तुम्हारे को डालनी है सामने वाली साइड यानी कि क्रेडिट साइड पे। यहां पर तुम्हारे को जो दोनों जर्नल एंट्रीज दिख रही है ना, ये ओल्ड रेशियो में कर रहे हैं, और ये जो गुडविल है ये कौन सी गुडविल है, ये वो गुडविल है जो क्वेश्चन में तुम्हें बैलेंस शीट में नहीं मिलती है एसेट्स में, ये वो वाली गुडविल की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। तो अब हम करेंगे कि WCR के क्या क्या केसेस हैं, और ये जो केसेस करा रहा हूं ये कॉमन रहने वाले सारे चैप्टर्स में डिसोल्यूशन चैप्टर को छोड़कर। तो सबसे पहला केस तुम्हारे को दिख रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तुम्हारे को क्वेश्चन में मिलेगा 10,000, और उससे रिलेटेड या तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी या फिर वो लिखेगा नो क्लेम। जब भी प्रॉफिट या कोई भी तरीके का रिजर्व देना है ना, तो जर्नल एंट्री याद रखना, कैपिटल अकाउंट को करना है आपने क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट जब भी बढ़ता है जर्नल में करते हैं उसको क्रेडिट। और दूसरी चीज कोई भी हो, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, IFR हो, उसको दूसरी साइड फेंको। अगर तुमने कैपिटल को करा क्रेडिट तो दूसरी साइड फेंकने का मतलब है दूसरी आइटम को करो डेबिट, यानी कि WCR को क्या करेंगे, डेबिट। तो जर्नल में जो मैंने अभी तुम्हें समझाया सेम चीज यहाँ पे, ये कैपिटल अकाउंट करे हैं क्रेडिट, WCR को करा है डेबिट। और ये जो भी मैं केसेस करा रहा हूं इसमें एजम्पशन ये लिए कि दो पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल, यानी कि ओल्ड रेशियो क्या हो गई, 1:1। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे इफेक्ट शो करना है ये भी जरा सीख लो। देखो जब भी कैपिटल बढ़ती है एंट्री करते हैं क्रेडिट में, और जर्नल में कैपिटल अकाउंट करते हैं क्रेडिट। ये चीज याद रखना, मैं बोलता हूं ना हमेशा कि कैपिटल बढ़ाने पे क्रेडिट, बढ़ाने पे क्रेडिट, इसका क्या मतलब है, जर्नल में कैपिटल अकाउंट करो क्रेडिट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर अमाउंट लिख दो। आया समझ में। अगला एग्जांपल देखो, WCR 10,000 है, क्लेम 3,000 है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आखिर फर्म बनाती है, देखो इसका मीनिंग ये होता है, कभी कभी क्या होता है हमारी फैक्ट्री में ना किसी वर्कमैन यानी कि किसी लेबर को ना इंजरी हो सकती है, तो अब उसकी इंजरी का इलाज कौन कराएगा, फर्म कराएगी, यानी कि हम करेंगे। अब हम क्यों कराएंगे, हम इलाज इसलिए कराएंगे क्योंकि भाई वो हमारी फैक्ट्री में इंजर हुआ ना, तो अब वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके इलाज का खर्चा कंपनी पे करेगी। अब कभी कभी क्या होता है कि एकदम से इंजरी हो सकती है, पता नहीं होता ना कब इंजरी हो, तो एकदम इंजरी हो सकती है। तो WCR बनाने का ना मेन मोटिव ये है कि कभी भी इंजरी हो जाए, फर्म के पास ना एक सर्टेन अमाउंट साइड पे पड़ा होगा, ताकि कभी भी इंजरी हो ना तो फर्म को एकदम स्ट्रेस ना हो जाए, फाइनेंशियल स्ट्रेस ना होगी, टेंशन ना हो जाए कि भाई इतने सारे पैसे देने, तो हम पहले से ही ना थोड़ा सा अमाउंट साइड पे रखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि कंपनी ने साइड पे रखे हुए 10,000 रुपए की, भाई इसका मीनिंग है 10,000 रुपए तक की इंजरी का खर्चा फर्म आराम से दे देगी। और रियलिटी में इंजरी जिसको भी हुई है उसने कितने रुपए मांगे, मतलब उसने कितने रुपए का क्लेम डाला है फर्म के ऊपर, और वो अमाउंट है 3,000 रुपए। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 10,000 में से 3,000 तो हम लेबर के घर वालों को दे देंगे कि वो भाई अपना इलाज करा ले, लेकिन बचा हुआ जो पैसा है ना, जो फर्म ने पहले साइड पे करा था, वो पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, यानी कि 7,000 बांटे जाएंगे ओल्ड रेशियो में। सबसे पहले देखो जर्नल एंट्री कैसे करोगे, कैपिटल अकाउंट 7,000 बटेगा, 7,000 मैंने अभी समझा, ओल्ड रेशियो में बांटोगे, ओल्ड रेशियो क्या इक्वल, तो 3,500 चला जाएगा। ये जो 3,000 का तुम्हें दिख रहा है ना, ये है क्लेम। क्लेम क्या है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी को अकाउंट्स में हमेशा करते हैं क्रेडिट, क्योंकि जिसने भी 3,000 मांगे हैं वो फ्यूचर में हमारे को उसको पैसा देना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगी, एक लायबिलिटी हो जाएगी। और ये सारा का सारा पैसा निकालेंगे कहां से, ये सारा पैसा निकलेगा WCR से, और इसलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हो रहा है पूरे 10,000 से। पार्टनर्स कैपिटल में हमेशा जब भी कैपिटल बढ़ती है एंट्री करते हैं क्रेडिट साइड पे, तो जितना भी WCR बांटा जा रहा है ना, वही वाला अमाउंट आपको यहां पर भेज देना है ओल्ड रेशियो में। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी आ गई तो क्लेम का अमाउंट, जो भी क्लेम है, इररिस्पेक्टिव WCR है या WCR फर्म के पास नहीं है, जितना भी क्लेम है ना वो तुम्हारे को हमेशा भेजना है बैलेंस शीट में, और इसको ऐसे शो करना है तुम्हारे को यहां पर। अगला केस जो आपके पास गिवन है, WCR भी 10,000 का है, क्लेम भी 10,000 का है, यानी कि ये वो केस हो गया जहां पे अमाउंट ऑफ रिजर्व इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ क्लेम। अब खुद सोचो जरा, जितना तुम्हारे पास रिजर्व है उतने ही अमाउंट का अगर कोई तुमसे क्लेम मांग ले, मतलब पैसे मांग ले, तो पार्टनर्स को क्या कुछ भी अमाउंट बांटा जाएगा? तो बिल्कुल करेक्ट सोचो तुमने, पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। हमें क्या करना है, जो क्लेम है, जो लायबिलिटी है, वो करेंगे क्रेडिट, और अपोजिट साइड पे क्या रखेंगे कि कहां से ये पैसा निकाला जा रहा है। तो ये पैसा कहां से निकाला जा रहा है, WCR से। पार्टनर्स में अगर पैसा ही नहीं जा रहा तो ये वाली एंट्री आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बैलेंस शीट में क्लेम का अमाउंट हमेशा भेजना है, इररिस्पेक्टिव, मैं बार बार बोल रहा हूं, रिजर्व हो चाहे ना हो चाहे कुछ भी हो, क्लेम जितना है उतना का उतना आप बैलेंस शीट में भेज दोगे। अगला केस तुम्हारे पास क्या है कि रिजर्व का अमाउंट कम है और क्लेम का अमाउंट उससे भी ज्यादा है। ये वो केस है जहां पे हमारे को जरूरत पड़ती है रीवैल्यूएशन अकाउंट की। तो अगर क्लेम का अमाउंट ज्यादा है और रिजर्व का अमाउंट कम है, तो इसका मीनिंग है कि मेरे पास जितना पैसा है ना
उससे ज्यादा तो कोई बाहर वाला मेरे से मांग रहा है, तो ऐसे केस में पार्टनर को कुछ भी नहीं देंगे। अगर पार्टनर को कुछ भी नहीं देंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री तुम्हें नहीं करनी। जब तुम जर्नल बनाओगे ना तो तुम्हारे को रियलाइज होगा कि WCR तो डेबिट 10,000 से हो रहा है, लेकिन जो क्लेम है वो क्रेडिट होगा 12,000 से, तो तुम्हारी जर्नल ना बराबर नहीं बैठेगी। बराबर का मतलब है कि डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल ना अनइक्वल आएगा। ऐसे केस में निकलेगी तुम्हारी एक बैलेंसिंग फिगर, और ये बैलेंसिंग फिगर आपको डालनी है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। इसका मतलब है मेरी लिमिट, ठीक है, मेरी लिमिट से ज्यादा मुझे नुकसान हो रहा है। तो जब भी हमारी लिमिट यानी कि जो रिजर्व का अमाउंट है उससे ज्यादा हमें नुकसान होगा ना, तो वो वाला नुकसान जो एक्स्ट्रा नुकसान है वो भेजा जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और अगर रीवैल्यूएशन तुम्हारा लॉस में निकल गया तो लॉस जरूर बांटना, वो वाली जर्नल एंट्री छोड़कर मत आना। हमारे क्वेश्चन में हमने अज्यूम किया है कि दो पार्टनर्स है और दोनों की PSR है इक्वल, और यही हमारी ओल्ड रेशियो है, तो रीवैल्यूएशन का लॉस ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो ध्यान से देखो, जब लॉस बांटा जाएगा तो कैपिटल अकाउंट कम होंगे, और कैपिटल अकाउंट जब कम होते हैं तो जर्नल में उनको करा जाता है डेबिट। तो बैलेंस शीट में क्लेम तो जितना है उतना दिखा दो, 12 का है इस क्वेश्चन में तो 12 का बैलेंस शीट में दिखा देंगे क्लेम। रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे दिखाएंगे। डेबिट में क्यों दिखाएंगे? क्योंकि भैया ये है नुकसान। और कैसे दिखाओगे? टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, रिजर्व वर्ड मत यहां पे लिखना। तो WCR का लास्ट केस आ गया है कि हमारे पास रिजर्व है 0 या फिर रिजर्व है ही नहीं, और क्लेम कुछ अमाउंट हमारे को गिवन है। तो इसका मतलब है हमारे पास अगर रिजर्व नहीं है ना, तो मतलब मेरी लिमिट तो 0 है, मेरी कुछ लिमिट ही नहीं है। अब जो भी पैसा मेरे से कोई भी बाहर वाला मांगेगा ना, वो मेरी लिमिट से बाहर है, मतलब मेरे लेवल के बाहर का वो है। अब इसका मीनिंग ये कि कंपनी तो 1 रुपया देने के भी काबिल नहीं है। तो अगर कोई भी बाहर वाला कंपनी से या फर्म से पैसे मांगेगा ना, तो वो फर्म उसको एज अ लॉस ट्रीट करेगी, यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री भेजना नहीं, क्योंकि रिजर्व है नहीं तो बटेगा नहीं। जर्नल में सीधा रीवैल्यूएशन टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आएगा, जो तुम नॉर्मल करते हो ना WCR टू क्लेम या WCR टू पार्टनर्स। WCR तो अब है ही नहीं, क्वेश्चन में WCR ही नहीं है, तो सीधा रीवैल्यूएशन से तुम्हारे को एंट्री बनानी है। और जब भी रीवैल्यूएशन तुमने डेबिट कराई है, क्योंकि ये नुकसान है, तो अगली एंट्री में लॉस पार्टनर्स में तुमने जरूर बांटना है ओल्ड रेशियो में। बैलेंस शीट में क्लेम का अमाउंट आपको भेजना है, चाहे रिजर्व हो चाहे ना हो। रीवैल्यूएशन की डेबिट में पूरा का पूरा क्लेम भेजना है, क्योंकि रिजर्व क्या है? 0 है। तो अब हम करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के केसेस। देखो एजम्पशन सेम ही रहने वाली है, दो पार्टनर्स हैं और इक्वल रेशियो उनकी रहने वाली है प्रॉफिट की। पहले ना इस कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा एक मीनिंग समझ लो। इन्वेस्टमेंट्स का मीनिंग है कि कंपनी ने ना कहीं पर कुछ पैसा लगाया है। अब हो सकता है समझने के लिए, हो सकता है कंपनी ने ना किसी और कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदे हो। अब शेयर्स खरीदने में दिक्कत ये आती है कि शेयर्स का जो मार्केट प्राइस है ना, वो ऊपर नीचे करता है, फ्लक्चुएट करता है। तो अगर प्राइस ऊपर चला गया तो फायदा है, तब तो हमारे को कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्राइस नीचे चला जाता है। तो अगर प्राइस नीचे चला गया ना, तो वो जितना डिफरेंस है, अब होता क्या है, प्राइस जब भी ऊपर चला जाता है ना, तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, ये तो बढ़िया चीज है, फायदा हो गया। अब होता क्या, प्राइस ना नीचे चले जाते हैं तो दिक्कत होती है। अब दिक्कत क्यों होती है, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो कोई इवेंट का मतलब है कि कुछ एक नई चीज हो रही है, एक डिफरेंट चीज हो रही है जो रोज रोज नहीं हो रही। यहां पर इवेंट कौन से? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये क्या है? एक इवेंट है। तो जब भी ऐसा कोई इवेंट हो जाए और मैंने कहीं पहले पैसे लगाए हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर, और वो इन्वेस्टमेंट अगर गिर गई, तो मेरे को ना उसका थोड़ा हिसाब किताब करना पड़ता है, थोड़ा सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो मोटा मोटा तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट्स का प्राइस ऊपर चला गया, नीचे चला गया तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसे इवेंट के टाइम पर हो रहा है ना, उस वजह से हमारे को इन चीजों के लिए एडजस्टमेंट्स करनी पड़ रही है। तो ये एडजस्टमेंट करने का मेन रीजन ये होता है कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है, तो उसको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट ना हो जाए पुराने पार्टनर्स की मेहनत का। और यहाँ पे मेहनत का मतलब क्या है? पुराने पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट जो है पुराने पार्टनर्स के पैसों से खरीदी गई है ना, तो उसका फायदा नए पार्टनर को बेफालतू में ना हो जाए, इसलिए ना हम लोग ये कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं। पहला देखो, IFR तुम्हारे को गिवन है 5,000, इसका मतलब है 5,000 तक की गिरावट को ना हम सहन कर सकते हैं। जब इन्वेस्टमेंट खरीदी थी तब वो थी 1 लाख रुपए की, और मार्केट वैल्यू आज की डेट में क्या है? 1 लाख है। मतलब ना वो गिरी है ना वो चढ़ी है। तो ये सबसे सिंपल केस है मेरे भाई, ना इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही है ना घट रही है। जितना भी IFR है पार्टनर्स में बांट दो, जैसे WCR बांटते थे ना, सेम रूल सेम लॉजिक के हिसाब से ये ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। अब IFR बांटेंगे तो कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो एंट्री कहां करेंगे? क्रेडिट साइड पर। इस एग्जांपल में देखो रिजर्व 10,000 है। रिजर्व मतलब कि कितना गिरावट में सहन कर सकता हूं, और जो इन्वेस्टमेंट्स है वो कितने से गिरी है? 4,000 से। मतलब जब खरीदी थी वो 1 लाख की थी, आज की डेट में मार्केट में उसकी वैल्यू की 96,000, तो फॉल कितने से आया? फॉल आ गया 4,000 से। तो अगर मेरे पास 10,000 का IFR था और मार्केट वैल्यू 4,000 से गिर गई, तो इसका मतलब है मैं नुकसान कितने का हो गया? 4,000 का नुकसान हो गया। 10,000 तक के नुकसान सहने की कंपनी की क्षमता थी,
4,000 का नुकसान हो गया, इसका मतलब है 6,000 रुपए अभी भी पार्टनर्स में बांटे जा सकते हैं। तो वही काम मैंने यहां पर करा है, 6,000 रुपए बांट दिए 3,000 रुपए, यानी कि ओल्ड रेशो में। जब भी एसेट कम होती है ना, अकाउंटिंग रूल याद करो, जब भी एसेट कम होती है तो अकाउंट्स के रूल्स के हिसाब से उसको करा जाता है क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट्स को मैंने कर दिया क्रेडिट 4,000 से। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन्वेस्टमेंट्स बेच रहा हूं, इसका मतलब ये है पहले इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख की थी, अगर मैंने उसको 4,000 से क्रेडिट करा ना, तो नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स कितने की दिखेगी? 96,000 की दिखेगी। IFR डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सारा हिसाब किताब हम इस अकाउंट में से कर रहे हैं। न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स 96,000 की तुम ऐसे दिखाना, और IFR गलती से भी शो मत कर देना। तो अगला केस देखो, जितने का रिजर्व है उतने का ही फॉल आ गया है। तो यहां तुम्हें रिजर्व दिख रहा है 10,000 का, अगर तुम फॉल ध्यान से देखो, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट आज होगी 90,000 की, तो 10,000 से गिर गई ना। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स उतने अमाउंट से हम गिरा रहे हैं, और मैं बार बार बोल रहा हूं हम इन्वेस्टमेंट्स बेच नहीं रहे, हम जस्ट उसकी वैल्यू कम कर रहे हैं। और ये जो वैल्यू कम हो रही है, ये नुकसान की भरपाई करेंगे कहां से? ये करेंगे हम IFR से। तो तुम ध्यान से देख सकते हो, जितने से तुम्हारा फॉल हुआ है उतने का तुमने रिजर्व कंज्यूम कर लिया, उतने का रिजर्व हम पी गए एक तरीके से। तो पार्टनर्स में क्या कुछ भी अमाउंट बटेगा? तो पार्टनर्स में कुछ भी नहीं बटेगा, तो कैपिटल अकाउंट में कोई भी एंट्री मत करना। तो नई बैलेंस शीट जब बनेगी तो इन्वेस्टमेंट दिखेगी 90,000 की, और IFR के सामने कोई भी अमाउंट तुम्हें शो नहीं करनी। अगला केस देखो, तुम्हारी जो इन्वेस्टमेंट है गिरी कितने से है? 10,000 से, और हमारे पास नुकसान सहने की क्षमता कितनी है? 5,000 रुपए। तो इसका मतलब है फॉल ज्यादा हो गया है और हमारी जो कैपेसिटी है नुकसान सहने की वो कम है। तो इस केस में हमारे को जरूरत पड़ने वाली है रीवैल्यूएशन अकाउंट की। देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट हर बार नहीं खोलते, सिर्फ उन्हीं केसेस में खोलते हैं जब हमारी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा का नुकसान हो जाए। अब हमारी कैपेसिटी से तो ज्यादा नुकसान हो गया, तो पार्टनर्स कैपिटल में तो कुछ भेजना नहीं। जब तुम अपनी पहली एंट्री बनाओगे ना, तो तुम्हारी एंट्री को जिस तरीके से दिखेगी कि इन्वेस्टमेंट्स तो गिर गई 10,000 से, लेकिन उसको वो पैसा हम निकालेंगे कहां से? IFR से। लेकिन IFR है सिर्फ 5,000 का। तो तुम ये नोटिस करो, तुम्हारी जो जर्नल है ना वो टैली नहीं कर रही, डेबिट साइड छोटी है और क्रेडिट साइड बड़ी है। ऐसे केसेस में बैलेंसिंग फिगर में तुम्हें डालना है, और उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा ओल्ड रेशो में बांटना है, जो कि हमारे क्वेश्चन में हमने एज्यूम की है इक्वल। और उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस ओल्ड रेशो में जरूर बांटना है, जो कि हमारे क्वेश्चन में हमने एज्यूम कर रखी है इक्वल। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखाओगे 40,000 की, और IFR बिल्कुल भी नहीं दिखाना। और रीवैल्यूएशन में ना तुम्हारे को दिखानी है इन्वेस्टमेंट जितना तुम्हारा एक्स्ट्रा नुकसान हुआ है। इसके बाद चाहो तो यहाँ पे ना तुम लोग लॉस बांट सकते हो, बट मैं यहाँ पे इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि जो तुम्हारा रियल क्वेश्चन आएगा ना उसमें तो और भी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होंगी। तो कंप्लीट रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद ही आप या तो लॉस बांटोगे या फिर प्रॉफिट बांटोगे। तो इस क्वेश्चन में मैंने लॉस नहीं बांटा, क्योंकि ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना। तो अगर चाहो तो रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर तुम कंप्लीट करना चाहते हो तो यहाँ पर लॉस बांट देना। तो अब बारी आ गई लास्ट केस की। ये वाला केस भी आ जाता है जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरती नहीं है, उल्टा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है 60,000 से, तो ये तो उल्टा फायदे की बात है। तो IFR को एक तो तुम सारा का सारा पार्टनर्स में बांट दो, और ये जो तुम्हारा बेनिफिट हुआ है ना 60,000 का, अब ये तो उल्टा फायदे की बात है ना कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी बढ़ गई। तो इसका मतलब है कि ये जो नुकसान सहने की कैपेसिटी थी ये तो यूज ही नहीं हुई, यानी कि ये सारा का सारा रिजर्व जो है आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दोगे। और ये जो तुम्हारा बेनिफिट हुआ है ना 60,000 का, इसको तुम्हारे को रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसको दिखाएंगे बाय वाली साइड पर, क्योंकि फायदा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, तो बाय वाली साइड पर 60,000 दिखा देंगे। बैलेंस शीट में हमेशा इन्वेस्टमेंट्स को दिखाते हैं मार्केट वैल्यू पर, और जो कि क्या है इस क्वेश्चन में 1,60,000। सबसे पहली एंट्री तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गई, तो जब एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट, और ये प्योर फायदा है ना, तो इसको डालोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अगली एंट्री करनी बिल्कुल मत भूलना, ये जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है ना इसको बांटना मत भूल जाना। और फाइनली IFR बांटना मत भूलना, क्योंकि ये भाई अगर यूज ही नहीं हुआ तो सारा पार्टनर में बटेगा। तो वही बेसिक वाली एंट्री, और यहां पर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे क्योंकि कैपिटल बढ़ रही है। देखो कई बार क्या होता है, आपको ना किसी भी रिजर्व से रिलेटेड ना दो तरीके से सवाल आ सकता है। पहला तो वो होता है कि आपको रिजर्व नॉर्मली बांटने जैसे हम अब तक करते आए हैं। दूसरा ना कुछ इस टाइप का होगा, बोलेगा या तो वो क्लियर कट बोल देगा कि आप अपने रिजर्व को मत बांटो। अब वो जनरल रिजर्व की जगह कुछ और नाम भी लिख सकता है, कोई और रिजर्व के बारे में भी ये सेम चीज आ सकती है। इसका मतलब है वो इसी चीज को पता है कैसे पूछ सकता है, वो बोल देगा भाई पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, ये भी लिख सकता है। तो इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, दो पार्टनर्स है A और B, ओल्ड रेशियो उनकी 3:2, जनरल रिजर्व तुम्हारे को गिवन है 60,000। अब इसी जनरल रिजर्व से रिलेटेड ना जैसे पेपर में तुम्हारे को दो वेरिएशन आती हैं, दोनों वेरिएशन में यहां पर तुम्हें समझा रहा हूं, और कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या लैंग्वेज पेपर में पूछ सकता है, वो 2-3 जो भी वेरिएशन में लैंग्वेज पूछ सकता है वो भी मैं तुम्हारे को भी बताने वाला हूं।
सबसे पहले तो ये फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, क्या लिख रहा है, व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट मतलब न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखना चाहिए। अगर वो नहीं दिखेगा तो कई हवा में गायब थोड़ी हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो जनरल रिजर्व है ना वो बांटना है पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। यानी कि ऐसे देखो, अगर कोई भी चीज बढ़ेगी तो कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, कैपिटल अकाउंट बढ़ने पे क्या होता है, क्रेडिट, और दूसरी साइड पे क्या फेंकोगे तुम, जो भी रिजर्व है, जो भी रीजन है, यानी कि जनरल रिजर्व। सेकंड केस कह रहा है कि जनरल रिजर्व आपको नई बैलेंस शीट में शो करने, या तो वो ऐसे बोलेगा या फिर वो बोलेगा व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर वो बोलेगा पास एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रिजर्व्स। तीनों के तीनों केसेस में सेम ही काम करना है, और वो क्या करना है मैं तुम्हें अब बता रहा हूं। जब भी ये वाला केस आएगा ना तो तुम जनरल रिजर्व को ना 2 मिनट के लिए भूल जाओगे ये जनरल रिजर्व है। तुम सोचो कि ये है तुम्हारी फर्म की गुडविल, और फर्म की गुडविल की चेंज इन पीएसआर में या किसी भी चैप्टर में अगर तुम देखोगे, अगर तुम दिमाग लगाओगे, तो जो एंट्री बनती है वो बनती है गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब होता क्या, रिटायरमेंट चैप्टर में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर होता है तो उसे क्रेडिट कर देते हैं। अब होता क्या है, जो क्रेडिट होता है ना वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग होता है, तो रिटायरमेंट चैप्टर में रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट कर देते हैं, डेथ चैप्टर में डिजीज पार्टनर क्रेडिट कर देते हैं। ये सैक्रिफाइसिंग क्यों है, क्योंकि ये फर्म छोड़ के जा रहे हैं ना, तो ये अपना जो हिस्सा है, अपना जो प्रॉफिट वाला हिस्सा है, ये गिव अप कर रहे हैं, ये देकर जा रहे हैं। किसको देकर जा रहे हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को। सबसे पहले तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस करने के लिए मुझे गेनिंग शेयर और सैक्रिफाइसिंग शेयर चाहिए। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला फॉर्मूला याद होगा तुम्हें, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो। इसको सॉल्व करोगे, ये जो फ्रैक्शंस आ रहे हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो जब भी तुम ओल्ड माइनस न्यू करोगे ना तो जो नेगेटिव होता है ना वो होता है गेन, और गेन का मतलब है कि डेबिट करो, और पॉजिटिव का मतलब होता है कि उसको जर्नल में तुम क्रेडिट करो कि वो बंदा क्या कर रहा है, अपना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यानी कि गेनिंग पार्टनर हो गया बी, तो बी को करा डेबिट, ए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, ए को करा क्रेडिट। अब अमाउंट मेरा यहाँ पे माइनस मत लिखना। देखो तुम यहाँ पर देखोगे भाई ये तो -1/15 है। ये जो फ्रैक्शन है इसको मल्टीप्लाई करोगे तुम रिजर्व से, जिसको मैंने कहा इसको 2 मिनट के लिए क्या सोचो कि ये गुडविल ऑफ द फर्म है। जैसे गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं ना, सेम प्रोसेस से आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, और इस एंट्री में जर्नल में ना रिजर्व भी नहीं दिखता। तो कहने का मतलब है, जो मेन चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ये माइनस का साइन सिर्फ ये बता रहा है कि क्या डेबिट होगा, अमाउंट माइनस में मत लिख देना। तो ये तुम्हारी फाइनल जर्नल एंट्री हो जाएगी, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ए इज कैपिटल अकाउंट। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि कैसे तुम्हारे को आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हारा क्वेश्चन हिडन गुडविल वाला आ रहा है या नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है। इस एग्जांपल के जरिए समझना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको 2 पार्टनर्स गिवन है गुडविल की। अब ये समझेंगे हम इस एग्जांपल के थ्रू। देखो 2 पार्टनर्स तुम्हारे को गिवन है, आशा और अदिति। फर्म की गुडविल पे गिवन है 10 लाख रुपए। नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है, और क्लियर बोल रहे हैं कि राघव ब्रिंग 6 लाख एज हिज कैपिटल एंड नेसेसरी शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो क्या ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है? तुम सोचोगे भाई शायद ये हिडन गुडविल का है, क्योंकि हमारे को नए पार्टनर कितनी गुडविल ला रहे हैं वो डायरेक्टली नहीं गिवन। तो आपको एक चीज याद रखनी है, अगर फर्म की गुडविल गिवन है तो वो हिडन गुडविल का क्वेश्चन नहीं माना जाएगा, ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन है। इसमें तुम राघव की गुडविल कैसे निकालोगे? जो राघव गुडविल ला रहे हैं, फर्म की गुडविल को उसके शेयर से मल्टीप्लाई करोगे। इसके बाद यही वाला अमाउंट तुम बांटोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बहुत बच्चों को लगता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो सेम है। देखो सेम नहीं है। जब भी तुम्हारा क्वेश्चन साइलेंट होता है ना, अब जैसे यहां पर तुम ध्यान से देखो, साइलेंट क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? साइलेंट का मीनिंग है, इन्होंने बोला दे एडमिट राघव फॉर 1/4 शेयर। क्या कहीं पर भी लिखा ये जो 1/4 शेयर राघव एक्वायर कर रहा है, ये किस वे में एक्वायर कर रहा है? वो तुमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखे होंगे बुक में, एक्वायर्ड हिज शेयर या फ्रॉम हिज शेयर या ऑफ हिज शेयर। वो जो लैंग्वेज लिखी होती है कि 1/4 उसने दिया, 1/5 इसने दिया, क्या वो लैंग्वेज इस क्वेश्चन में अवेलेबल है? तो जब भी एक्स्ट्रा लैंग्वेज नहीं होगी ना, उसे बोलते हैं हम साइलेंट क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर ओल्ड रेशियो भी 3:2 है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 3:2 है। तो अब हम समझेंगे कि एक हिडन गुडविल का क्वेश्चन हमें पहचानना कैसे है। ये एग्जांपल रीड करो और तुम एक बार खुद सोचो, क्या ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है? यहां पर ना तुम्हारे को गुडविल ऑफ द फर्म पता नहीं है, मिसिंग है। इस एग्जांपल में गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है नहीं पता। 2 पार्टनर्स हैं, उनकी ओल्ड रेशियो गिवन है। नया पार्टनर आ रहा है राघव। राघव के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। ध्यान से देखो, ये साइलेंट क्वेश्चन है, ये ओवर साइलेंट है। पिछले क्वेश्चन में दे एडमिट राघव फॉर 1/4 या 1/5 कुछ शेयर, उसका हिस्सा लिखा था। इस क्वेश्चन में लिखा है खाली दे एडमिट राघव, और वो कितनी कैपिटल ला रहे हैं। अब सोचो जरा, क्या तुम इस क्वेश्चन में राघव कितनी गुडविल लाएगा, क्या तुम कैलकुलेट कर पाओगे? तो भाई एक चीज याद रखना, अगर तुम्हारे को हिडन गुडविल का क्वेश्चन आ गया ना, कभी कभी वो ना नए पार्टनर का शेयर गायब कर देते ताकि तुम और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ। और तुम जब अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे होगे ना, तो तुम लिखो, तुम्हें आदत है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखने की, तो उस टाइम ना तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा कि अब मैं यहाँ पे करूं क्या, गुडविल निकल ही नहीं पा रही मेरे से। तो हिडन गुडविल के क्वेश्चन में ना आपको नए पार्टनर का शेयर पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो हिडन गुडविल की कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, एक बार ही समझा देता हूं। नए पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना तीनों पार्टनर्स की कैपिटल, और ये तीनों कैपिटल तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगी। ये दोनों ना मैंने एज्यूम करके लिखी है, जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर में आएगा उसमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल आपको बैलेंस शीट में या कहीं पर दे रखेगा। और याद रखना ये जो गुडविल निकल के आएगी ये गुडविल ऑफ द फर्म आएगी, इसको पार्टनर के ना हिस्से से बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि तुम्हारे पास पार्टनर का जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है, वो निकल पाए। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट की ना बोर्ड्स वालों की एक फेवरेट एडजस्टमेंट है, या तो वो बोलेंगे मशीनरी या बिल्डिंग कोई भी एसेट लेंगे रिड्यूस्ड टू TO2, या फिर वो बोलेंगे रिड्यूस्ड बाय। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि रिड्यूस्ड टू का क्या मतलब है और रिड्यूस्ड बाय का क्या मतलब है। देखो मशीनरी की वैल्यू में गिरावट आना है तो नुकसान, तो चाहे बाय आ जाए चाहे टू आ जाए, एंट्री तो आपको रिवैल्यूएशन की डेबिट में ही करनी है। जब बाय आएगा ना तो इसका मतलब है तुम जो भी मशीनरी की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है ना उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 25/100 यानी कि 25,000, वो वैल्यू तुम यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में भेज दोगे। तो बाय वाले केस का आंसर क्या होगा, टू मशीनरी 25,000। देखो टू का मतलब होता है यहां तक का वैल्यू लेकर आओ, मतलब कह रहे मशीनरी की वैल्यू सिर्फ अब 25% रह गई है, यानी कि उसकी वैल्यू कितने से गिर गई, उसकी वैल्यू गिर गई 75% से। तो इसका मीनिंग अगर मैं दोबारा रीड करूं, मशीनरी रिड्यूस टू 25% बोले या फिर मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 75% बोले, बात एक ही है। तो ये जो रिड्यूस टू 25% है इसमें वैल्यू का मतलब क्या है कि 25% तक लाओ, यानी कि 75% से गिराओ, 75% से गिराओ, तो टू मशीनरी 75,000 इसका आंसर हो जाएगा। अगली रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट जो बोर्ड्स वालों की बहुत ज्यादा फेवरेट है वो है ये अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड। इसमें जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं ना, वो क्या करते हैं कि 18,000 का ही ना डायरेक्टली 10% निकाल देंगे और बोलेंगे 1800 जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। पहले तो देखो अमाउंट को साइड करते हैं, देखते हैं कि टू में एंट्री जाएगी या बाय में एंट्री जाएगी। यहां पर बोल रहे हैं स्टॉक आपका अंडर वैल्यू दिख रहा है। देखो इसका मीनिंग है हमें ना चीजें ठीक करनी है, स्टॉक ऑलरेडी हमारा कम दिख रहा है तो मुझे उसकी वैल्यू बढ़ानी है, तो यानी कि फायदे की बात है, तो एंट्री कहां जाएगी, क्रेडिट में, यानी कि बाय स्टॉक। अब अमाउंट कैसे निकालते हैं जरा वो समझना। देखो आपको क्लियर बोल रहा है कि जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यू अब हो गया, यानी कि पहले एक बढ़ी हुई वैल्यू थी वो उसका कुछ परसेंटेज गिरा है, तो जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसको आपने लेना x और x में से उसी का 10% ना तुम्हें गिराना है, तब जाकर तुम्हारी वैल्यू 18,000 और इसको अगर सॉल्व करोगे तो x आएगा 20,000 रुपए। तो इसका मतलब 20,000 की चीज गिरकर 18,000 हो गई, तो यानी कि मुझे अब वैल्यू ठीक करनी है, मुझे चीजें ठीक करनी है, तो मुझे उसकी वैल्यू बढ़ानी है कितने से, 2,000 से। तो बाय स्टॉक आप करोगे 2,000 रुपीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है कि क्रेडिटर को ना रिटर्न बैक करे या राइट बैक करे। इसका मीनिंग है कि तुम्हें ना किसी को पैसे अब नहीं देने, तो अगर तुम्हें किसी को पैसे पहले देने थे और अब नहीं देने तो ये तो एक फायदे की बात होगी ना। तो फायदे की चीजें तो एंट्री का जाएगी क्रेडिट में, तो यानी कि बाय क्रेडिटर और जो भी अमाउंट तुम्हारे को गिवन हो क्वेश्चन में। नेक्स्ट कभी कभी क्या होता है आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि जो एक्सपेंसेस है ना रिवैल्यूएशन के वो पार्टनर ने पे कर दिए। अब तुम्हें याद रखना एक्सपेंसेस पे करना ना फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो कभी भी अगर पार्टनर पे करेगा ना तो फर्म उसको पैसा चुकाएगी, वापसी चुकाएगी, यानी कि रीइंबर्स करेगी। पैसा वापसी चुकाएंगे तो फर्म के लिए नुकसान वाली बात है, तो एंट्री क्या करेंगे रिवैल्यूएशन की डेबिट में, तो टू लीनास कैपिटल अकाउंट और जो भी अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वो लिख देंगे। देखो अब एडमिशन चैप्टर में या रिटायरमेंट में या डेथ में ये एक और कॉमन चीज है, डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के ना बहुत सारे केसेस हैं और इसकी एक एंट्री तुम्हारे को लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर देखने को मिलेगी। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के सारे तरीके की केसेस, सारी तरीके की वेरिएशन, और आपको उसको अपने आंसर में कैसे प्रेजेंट करना है, रिवैल्यूएशन में जाएगा नहीं जाएगा, बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, सारी चीजें मैं तुम्हारे को अब बताने वाला हूं। पहला केस देखो, डेटर्स कितने गिवन है 8,000 के, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये था तुम्हें नीचे गिवन है एडजस्टमेंट्स में कि 10% की प्रोविजन बनाओ। प्रोविजन को ना हम शॉर्ट में बोलने वाले हैं PFDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारे को एक बड़ा सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। कोई भी तुम्हारे को ये जो प्रोविजन बनाने को कोई भी चीज हो, नीचे की जो भी चीजें है ना उसको निकालते हैं ग्रॉस डेटर पे। ग्रॉस डेटर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो अंदर लिखे होते हैं ना, जो डेटर्स माइनस बैड डेट्स और फिर एक वैल्यू बाहर लिखी होती है, बाहर वालों के ग्रॉस नहीं कहते, जो आपके अंदर वाले डेटर होते हैं, यानी कि बैड डेट्स या प्रोविजन जो क्वेश्चन में ऑलरेडी बनी हुई आती है ना, उसको माइनस करने से पहले वाले डेटर, उसको बोलते हैं ग्रॉस डेटर। तो वो जो ग्रॉस डेटर होते हैं ना उस पे आपको हमेशा प्रोविजन या कुछ निकालना है, और हर क्वेश्चन की अप्रोच कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, ग्रॉस डेटर पे तुम लोग प्रोविजन बनाओगे और पहले तुम बनाओगे बैलेंस शीट। ये कीवर्ड है, पहले तुम्हारे को आंसर में बनानी है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट बनाने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या अमाउंट भेजना है।
सबसे पहले तुम बैलेंस शीट बनाओगे। अब तुम बोलोगे भैया पेपर में बैलेंस शीट नहीं आई तो क्या करें? भाई ये वाली एडजस्टमेंट ना रफ में बना लियो, अदरवाइज ना तुम जब मुश्किल एडजस्टमेंट आएगी ना प्रोविजन की, तो रीवैल्यूएशन में जो अमाउंट भेजनी है ना उसमें गलती कर दोगे। ये तो सबसे सिंपल केस था। 8,000 पे प्रोविजन बनी 800 की, ये माइनस करा, बाहर कुछ अमाउंट आया, ठीक है, और यही जो प्रोविजन है यही तुम्हारा फ्रेश नुकसान हुआ है, तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में भेज देंगे। अब सेकंड केस देखो भाई, प्रोविजन 4,000 की गिवन है, ठीक है, और बैड डेट्स कितने गिवन है? नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है बैड डेट्स 10,000 के। प्रोविजन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक मैंने तुम्हें बता दी। पहले बनाओगे बैलेंस शीट, फिर बनाओगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पर देखो समझ जाओ ग्रॉस डेटर कौन से हैं। अब यहाँ पे डेटर्स की दो वैल्यू 96 और 1 लाख। ग्रॉस डेटर्स हैं यहाँ पे 1 लाख के। तो तुम्हें ना अभी जब मैं चीजें समझाऊंगा तो पता होना चाहिए, जब भी मैं बोल रहा हूँ ग्रॉस डेटर तो मैं कौन से वाले डेटर की बात कर रहा हूँ। जो अंदर वाले होते हैं ना उनको बोलते हैं ग्रॉस डेटर। सबसे पहला स्टेप है बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट में लिखोगे ग्रॉस डेटर, ग्रॉस डेटर में से माइनस करते हैं हमेशा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में जो भी डेटा होगा ना, चाहे प्रोविजन का चाहे बैड डेट्स का। अब हमारे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट का डेटा बैड डेट्स का, तो ग्रॉस डेटर में से पहले तुम माइनस करोगे एडजस्टमेंट, और ये तुम्हारा बैलेंस शीट कंप्लीट है। अब रीवैल्यूएशन में क्या वैल्यू भेजना ना, ये हमेशा निकलेगा कंपैरिजन से। इससे कंपेयर करना है, यानी कि जो आंसर में जो नुकसान किया है ना 10,000 का, चाहे ये नुकसान बैड डेट्स के नाम से लिखा हो, चाहे ये नुकसान तुम्हारा आंसर में प्रोविजन के नाम से लिखा हो, इससे कंपेयर करना है। तो वहां से देखकर मैंने लिखा टोटल नुकसान मेरा कितना हुआ है 10,000 का, तो यहां मैं लिखूंगा अपना टोटल नुकसान जो कि हुआ है 10,000, वो मैंने देखा आंसर वाली बैलेंस शीट से, और इसे कंपेयर करेंगे क्वेश्चन वाली जो प्रोविजन आपको ऑलरेडी दिख रही है यानी कि 4,000 से। तो रीवैल्यूएशन में जाएगा टू बैड डेट्स 6,000। देखो इसका मीनिंग ये है कि 10,000 का मेरा नुकसान हुआ है, 4,000 का नुकसान सहने की तैयारी पहले से थी, तो मेरी लिमिट से ज्यादा जो नुकसान हुआ है ना वो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अगला एग्जांपल देखो भाई, ग्रॉस डेटर गिवन है 1 लाख के, प्रोविजन तुम्हारे को ऑलरेडी दिख रही है कुछ 6,000 की, और नीचे तो कह रहे दोबारा बोल रहे प्रोविजन बना दो 10% का। हमेशा अप्रोच क्या बताइए, पहले बनाओ बैलेंस शीट, फिर वहां से कंपैरिजन करके बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो बैलेंस शीट तुमने बना लोगे, ग्रॉस डेटर का ही 10% निकालना है। क्वेश्चन में क्या प्रोविजन है कोई मतलब नहीं, ग्रॉस डेटर जितने गिवन है उस पे तुमने बना दी 10% की, यानी कि 10,000 जो तुम्हें एडजस्टमेंट में गिवन थी। अब हम करेंगे कंपैरिजन। ये जो 6,000 है ना, इसको कंपेयर करोगे जो तुम्हारा टोटल नुकसान हुआ है तुम्हारी आंसर वाली बैलेंस शीट में। अब टोटल नुकसान तुम्हारा 10,000 का हुआ, ये तुमने आंसर से देखा। क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट से प्रोविजन निकाली 6,000 की, तो 10,000 में से 6,000 मतलब क्या है भाई, 6,000 का नुकसान तो हम सहने के लिए तैयार थे, नुकसान एक्स्ट्रा कितना हुआ 10,000 का, यानी कि एक्स्ट्रा कितना हुआ। अब इसका मीनिंग ये है कि 6,000 का नुकसान तो हम सहने के लिए तैयार थे क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट में, और टोटल नुकसान ये जो आंसर है टोटल कितना हुआ 10,000, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ 4,000 का, और वो जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्योंकि यहां पे तुम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट कर रहे हो। अगला केस देखो भाई, प्रोविजन अब 14,000 का है, नीचे रेट सेम है। अब ये 10% किस पे निकालेंगे, 86 पे या 1 लाख पे? आंसर की बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं, हमेशा निकलेगा ग्रॉस डेटर, और ग्रॉस डेटर क्या है 1 लाख। तो आंसर वाली बैलेंस शीट में तुम्हारी प्रोविजन कितनी दिखेगी, इस 1 लाख का 10%। तो अब बारी आ गई रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या भेजेंगे, तो यानी कि अगला स्टेप है हमारा कंपैरिजन का। तो मैं 14,000 तक का नुकसान सहने के लिए तैयार हूं, ये क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है, आंसर से पता चल रहा है कि टोटल नुकसान कितने का हुआ 10,000 का हुआ। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट की ना क्रेडिट पे भेजने हैं प्रोविजन को। यहां पे लिखोगे PFDD, ठीक है, रिवैल्यूएशन में, क्योंकि आंसर की बैलेंस शीट में आपने प्रोविजन लिखा है। 4,000 यहाँ पे ना एक तरीके से फायदा हो गया। फायदा कैसे हो गया भाई, टोटल नुकसान 10,000 का हुआ और क्वेश्चन वाली जो प्रोविजन है वो 14,000 है, मतलब जो क्वेश्चन में हमारे को नुकसान हुए वो कम हुए, और हम इस नुकसान से ज्यादा अमाउंट का नुकसान सहने के लिए तैयार थे। तो जो डिफरेंस है ना 4,000 का, वो हमारा फायदा है। अगला केस देखो भाई, तुम्हारे पे कुछ प्रोविजन भी गिवन है और नीचे एडजस्टमेंट देखो, ये बहुत ज्यादा कॉमन आती है, मोस्ट कॉमन है। आपको नीचे बैड डेट्स गिवन है 5,000 और कह रहा है प्रोविजन भी बना दो। तो सिंपली बैलेंस शीट बनाएंगे, और बैलेंस शीट तुम्हारे को कैसे बनानी है, पहला स्टेप बैलेंस शीट कैसे बनानी है। ये ग्रॉस डेटर 1 लाख के लिए इस 5,000 वाली प्रोविजन को करा इग्नोर, और इस एडजस्टमेंट को यूज करते हुए बैलेंस शीट बना देंगे। सबसे पहले आंसर में क्या करोगे, डेटर्स 1 लाख है, उसमें से माइनस करोगे एडजस्टमेंट वाली बैड डेट्स, तो 1 लाख में से 5,000 गए 95,000। इसके ऊपर अब तुम प्रोविजन बनाओगे 10% की, तो वो प्रोविजन भी माइनस करोगे तो आंसर आएगा 85,500। अब यहां पे बहुत ध्यान से देखो टोटल नुकसान तुम्हारा कितने का हुआ है। तो हमारा जो टोटल नुकसान हुआ है ना इस क्वेश्चन में, वो इन दोनों को एडिशन है, और वो कितना है 14,500। अगला स्टेप होता है जो तुमने अभी टोटल नुकसान निकाला उसको कंपेयर करोगे 5,000 से क्वेश्चन की एग्जिस्टिंग प्रोविजन से। एग्जिस्टिंग प्रोविजन का मतलब है 5,000 तक का नुकसान हम ऑलरेडी प्रिपेयर थे सहने के लिए,
तो 5000 से जितना ज्यादा तुम्हारा नुकसान हुआ है वो जाएगा रीवैल्यूएशन में। तो रीवैल्यूएशन की डेबिट में लिखेंगे 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यहाँ पे 2 बैड डेट्स क्यों नहीं लिखेंगे अभी बता रहा हूं। पहले अमाउंट देखो, ये मेरा टोटल लॉस हुआ है जो मेरे को बैलेंस शीट से पता चल रहा है। 5000 की मेरी कैपेसिटी ऑलरेडी थी नुकसान को सहने की, तो लिमिट से ऊपर कितना नुकसान हुआ वो हुआ 9500 और वो जाएगा तुम्हारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब यहाँ पे बैड डेट्स क्यों नहीं लिखा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्यों लिखा, इसका रीजन ये सिंपली ये यार, आपको ना ऑर्डर देखना है। पहले आपका 5000 का नुकसान हुआ बैड डेट्स की वजह से, वो नुकसान ना क्वेश्चन में जो तुम्हारे को पुरानी प्रोविजन गिवन है ना वो इसने कंज्यूम कर लिया। तो अब क्वेश्चन में अब हम रेडी नहीं है और नुकसान सहने को, तो वो जो नया नुकसान हुआ है, वो जो 10% की प्रोविजन बनी है, वो नया नुकसान क्यों हुआ है, क्योंकि ये प्रोविजन बनी है। तो इसलिए तुम्हारे को यहाँ पे दिख रहा है 9500 के सामने 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगला देखो सेम अप्रोच रहने वाली है। क्वेश्चन में कुछ प्रोविजन ऑलरेडी बनी, इसको करेंगे इग्नोर। ग्रॉस डेटर की हेल्प से नीचे की एडजस्टमेंट, पहले बैड डेट्स माइनस करेंगे और ये प्रोविजन उस नए वाले अमाउंट पे निकाल के पहले बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले तो 1 लाख में से फर्दर बैड डेट्स एडजस्टमेंट वाले माइनस करें। अब 88,000 आएगा, उस पे प्रोविजन निकालेंगे और वो क्या आएगी 8800। तो प्रोविजन माइनस करेंगे तो बैलेंस शीट आपकी बन के तैयार होगी 79,200। अगला स्टेप होता है टोटल नुकसान, यानी कि टोटल लॉस हमारे को इस क्वेश्चन में कितना हो रहा है, तो वो तुम्हारे को हो रहा है कुछ 20,800 का। अब इससे अगला स्टेप होता है ये जो तुम्हारा टोटल लॉस है, क्या मेरे पास कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, तो हम उससे कंपेयर करेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट में वैल्यू भेजेंगे। क्वेश्चन में देखो 20,000 की प्रोविजन बनी हुई है और हमारा जो टोटल लॉस है इससे जस्ट हल्का सा ऊपर है, तो वो जितना ऊपर है ना वो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इसका डिफरेंस लोगे तो आएगा 800 और रीवैल्यूएशन में लिखोगे 2 PFDD। नेक्स्ट केस अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पे ना सिर्फ पिछले से अगर कंपेयर करेंगे ना तो प्रोविजन का अमाउंट फर्क है लेकिन एडजस्टमेंट एज इट इज है। तो आंसर की बैलेंस शीट बनाना पहला स्टेप है और बैलेंस शीट को ना क्वेश्चन वाली प्रोविजन से फर्क नहीं पड़ता, बैलेंस शीट बनाते हैं ग्रॉस डेटर और नीचे वाली एडजस्टमेंट से। तो ये बिल्कुल सेम बनी है जैसे पिछले केस में बनाई है। तो यहाँ पर हमारा टोटल लॉस भी या टोटल नुकसान भी पिछले वाले केस की तरह आ गया 20,800। अगला स्टेप है इसको कंपेयर करोगे क्वेश्चन में जो प्रोविजन ऑलरेडी बनी हुई है उससे। तो क्वेश्चन में प्रोविजन है 25,000 की, इसका मीनिंग ये है कि मैं 25,000 तक का नुकसान सह सकता हूं और क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट में हमारे को मिला है 20,800 का लॉस, यानी कि यहां पर जो टोटल नुकसान फर्म को हो रहा है वो कम हो रहा है और जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है ना वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। तो इसका जो डिफरेंस है ना वो हो जाएगा हमारा प्रॉफिट और रीवैल्यूएशन में हम क्रेडिट में भेजेंगे। तो फाइनल आंसर कुछ ऐसा आएगा। आखिरी केस पर आ चुके हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के। अभी इसके बाद भी एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे तुम्हें बैलेंस शीट से रिलेटेड बनानी है, तो चले मत जाना, पूरा वीडियो देख लेना। एडजस्टमेंट देखो भाई, ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब प्रोविजन वगैरह कुछ नहीं बनानी है और जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है वो तुम्हारे को कुछ गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप बैलेंस शीट में हम क्या करते थे, एडजस्टमेंट में से चीजें माइनस करते थे। अब एडजस्टमेंट नहीं है तो ग्रॉस डेटर यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार देना जैसा अब तक पिछले सारे केसेस में करते आए हो। अगला स्टेप होता था टोटल लॉस निकालना। अब टोटल लॉस इस क्वेश्चन में कितना है 0, क्योंकि ना बैड डेट्स हुई ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकाली। इसका मतलब है ये जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है ना ये सारी की सारी आपके लिए एक तरीके से प्रॉफिट है, इसको सारा का सारा भेज दो रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में तुम्हें दिखेगा बाय PFDD 10,000, ये ओल्ड प्रोविजन है जो यहाँ पर भेजी है। अब मैं तुम्हारे को ना बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ कॉमन चीजें बताना चाहता हूँ। ये वो कॉमन मिस्टेक्स है ना जो हर बच्चा कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पर करता है, बट ऐसी गलतियां यार तुम बोर्ड्स में ना करो। तो सबसे पहले देखो कैश एडमिशन चैप्टर में निकालने का ना एक बेसिक सा एक छोटा सा फॉर्मूला है, इन पॉइंट्स को याद रख लेना और तुम्हारा कैश बैलेंस हमेशा ठीक आएगा। ओरिजिनल बैलेंस मतलब क्वेश्चन की बैलेंस शीट से देखो कैश या बैंक कितना है। बैड डेट्स रिकवर्ड है, कभी कभी क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन में जब हम भेजते हैं ना उसका पैसा यहाँ पे ऐड करना हम भूल जाते हैं, तो वो जरूर से ऐड करना। प्लस कर देना नए पार्टनर की कैपिटल वो कितनी ला रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल अगर कैश में ला रहा है तो उसको जरूर ऐड करना, कैश में नहीं ला रहा तो उसे ऐड मत करना। तो थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन हो तो अकॉर्डिंगली प्लस माइनस करना है। और बैंक ओवरड्राफ्ट को ना अगर आप यहाँ पे माइनस कर रहे हो तो वर्किंग नोट में ना लिख कर आना कि बैंक ओवरड्राफ्ट तुमने कैश बैलेंस में माइनस करा है, और अगर नहीं कर रहे तो भी वर्किंग नोट में लिख कर आना कि तुमने बैंक ओवरड्राफ्ट को कैश में एडजस्ट नहीं किया, उसको लायबिलिटी साइड पर लिखा है। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट कभी माइनस करा है कभी नहीं किया, आप सीधा वर्किंग नोट में अपनी ना एक तरीके का नोट लिख जाओ कि तुमने क्या एजम्पशन को इस्तेमाल किए, मार्क्स नहीं कटेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं देखता हूँ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भेजना बच्चे भूल जाते हैं। स्टार्टिंग में मैंने WCR के केसेस बताए थे, तो क्लेम की क्या वैल्यू जाएगी वो तुम्हारे को समझ में आ जाएगी। मोस्ट कॉमन मिस्टेक बैलेंस शीट के ऊपर मैं डेट देखता हूं 31 मार्च
और मैं तुम्हें बता दूं एडमिशन चैप्टर में इवन रिटायरमेंट में ना बैलेंस शीट की जो डेट होती है वो April 1 होती है। तो डेट का जरा ध्यान दे देना। बैलेंस शीट के जो ऊपर डेट आती है ना, मैं देखता हूँ मोस्ट कॉमन एरर होता है, बच्चे ना April 1 नहीं लिखते, उसमें लिखते हैं March 31, क्योंकि हमें हैबिट ही ऐसी है कि बैलेंस शीट March 31 को होती है। देखो एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो या तुम कोई भी चैप्टर पढ़ोगे ना, डेट ऑफ एडमिशन देखना, और वो तुम्हारे को मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ना April 1 होती है। इसीलिए नई बैलेंस शीट के ऊपर डेट तुम सही से डालना, जो कि ज्यादातर क्वेश्चन में रहने वाली है April 1। तो 7 डे प्लेज का डे 2 तुम्हारा अब कंप्लीट हो चुका है। और मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, हो सकता है कुछ कुछ चीजें तुम्हें लग रहा हो कि भैया आपने तो रिवैल्यूएशन रिलेटेड कुछ बताया नहीं, ये वाली चीज नहीं बताई, या पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड ये वाली चीज नहीं बताई। तो वो सारी चीजें ना, कुछ चीजें कॉमन है तुम्हारी एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में। तो पूरी 7 डे प्लेज देखना, जो चीजें तुम्हें लग रहा है यहां रहेगी ना, वो तुम नोटिस करोगे रिटायरमेंट वाला जो हमारा डे 3 आने वाला है उसमें कवर हो गई होंगी।